करीब 10 मिनट बाद गर्वित वॉशरूम से एक नए चमचमाते सूट पहनकर बाहर आया। काफी हैंडसम लग रहा था। अपने हाथ को टाई पर रखते हुए गर्वित ड्रेसिंग टेबल के पास आया और अपनी टाई को ठीक करते हुए गर्वित की नजर आशना पर पड़ी, जो अभी भी बिस्तर पर रजाई में नग्न अवस्था में लेटी हुई थी। गर्वित ने अपनी टाई ठीक करने के बाद सीधा आशना के पास गया और उसके करीब आने के लिए झुका। झुकते हुए गर्वित ने आशना की चीन को ऊपर उठाया और उसके फीके पड़े चेहरे को देखने लगा था। कुछ सेकंड्स बाद गर्वित के मुंह से कुछ कठोर शब्द बाहर आए। तुम्हें तो बस मिसेस गर्वित की पहचान चाहिए थी ना? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं तुम्हें वो पहचान दे सकता हूं अगर तुम मुझे मेरा बच्चा दोगी। अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो भी ठीक है, जल्दी से जल्दी मेरे छोटे राजमहल से दफा हो जाओ, देखना भी मत मुझे सामने, वरना। गर्वित अपने दुख की पीड़ा में आशना को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में वरना के बाद जो गर्वित को बोलना था वो उसके मुंह से बाहर ही नहीं निकला था। गर्वित आशना को धमकी कैसे दे सकता था? गर्वित तो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता था। अगर प्यार नहीं करता तो अब तक आशना उसके सामने जिंदा नहीं होती। गर्वित की बात को सुनने के बाद आशना की पलकें फड़फड़ाने लगी थी, लेकिन आशना ने गर्वित को देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। जी हां, आशना गर्वित की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। आशना नहीं चाहती थी कि उसकी छोटे राजमहल की अंतिम यादें इतनी भयानक हो और वो गर्वित को इस तरह पागलपन और गुस्से में देखे। बेशक अगर तुम मिसेस गर्वित के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए एक बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो तो मैं भी भविष्य में छोटे राजमहल कभी नहीं आऊंगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देने के मुआवजे के रूप में तुम्हारे लिए घर छोड़ दूंगा, और अगर तुम नहीं मानती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सैरोगेट मदर का नाम तो तुमने सुना ही होगा ना, तो मेरे बच्चे के लिए उसे भुगतान करने में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। गर्वित के ये बोल आशना के लिए बाहर निकले थे। आशना का हाथ जो रजाई के अंदर था, गर्वित की बातों को सुनने के बाद रजाई को जोर से भींच चुके थे। दरअसल आशना के लिए वर्तमान की स्थिति काफी अच्छी थी। उसकी वजह से गर्वित ने संजना के प्रति अपनी राय बदल दी थी, और इस वक्त गर्वित संजना के साथ उसी रिश्ते में बदलता जा रहा था जैसे वो पहले था। जो हो रहा था वो आशना के लिए अच्छा ही हो रहा था। आशना के जाने के बाद गर्वित को ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि अब जब हालात बदल जाएंगे तो गर्वित को संजना पर कोई प्यार नहीं आएगा। वो संजना के करीब सिर्फ अपनी हवस को मिटाने जाएगा। उसे परिवर्तन का कोई एहसास भी नहीं होगा, और समय के साथ साथ गर्वित को इसकी भी आदत लग जाएगी, जैसे गर्वित को पहले थी। और संजना के लिए तो काम आसान हो गया था, क्योंकि संजना भी तो यही चाहती थी। चूंकि तुम अभी प्रेग्नेंट नहीं हो, तो जब तुम्हारे पीरियड्स खत्म हो जाएंगे तो तुम मुझे खबर दे देना, क्योंकि वही एक सबसे अच्छा मौका होगा तुम्हारे गर्भवती होने का। तुम्हें मेरे साथ सेक्स नहीं करना है ना, और मुझे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। चूंकि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो तुम्हारे पीरियड्स के बाद के कुछ दिन हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। उसमें तुम्हारे गर्भवती होने की संभावना सबसे अधिक होगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ना? गर्वित ने आशना से कहा। यह कहने के बाद गर्वित अपने ऊपर हंसा, पर आशना के चेहरे को छोड़ते हुए अपनी पीठ को सीधी करने लगा था, और अपने सूट पर आई सलवटों को ठीक करते करते गर्वित ने दोबारा आशना से कहा, ओह, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे तुम्हारे से बच्चा सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि दादाजी पर तुमने जादू कर रखा है। वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, और उनकी इच्छा है मरने से पहले अपने पोता या पोती को देखने की। तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक मामूली सा हथियार हो, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और मैं तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं करता हूं, समझ गई तुम मैंने जो कहा? गर्वित ने अंतिम बार अपनी टाई को ठीक किया और बिस्तर से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा था। जैसे ही गर्वित ने कमरे के दरवाजे को खोला, वैसे ही उसे याद आया कि वो अपना वॉलेट और कार की चाबी भूल गया है, और वो दोनों चीजें उन कपड़ों में थी जो सुबह छोटे राजमहल वो पहन कर आया था। गर्वित तुरंत पीछे मुड़ते हुए अलमारी के पास गया और अलमारी खोलते हुए सुबह की पैंट में अपना वॉलेट और कार की चाबियां तलाशने लगा। वॉलेट और कार की चाबी के मिलने से पहले गर्वित का हाथ एक मखमल के बॉक्स पर पड़ा। जैसे गर्वित का हाथ
उस मखमल के बॉक्स पर लगा, वैसे ही ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने गर्वित की पीठ में छुरा घोंप दिया हो। 1 मिनट के लिए गर्वित बर्फ की तरह जम गया था और उसके बाद गर्वित ने अपनी पैंट में से उस मखमल के बॉक्स को बाहर निकाल दिया था। उस लाल मखमल के बॉक्स में हीरे की अंगूठी थी जो गर्वित ने खास आशना को सरप्राइज और प्रपोज करने के लिए लंदन से बनवाई थी। कुछ दिन पहले गर्वित ने आधी रात तक आशना के सोने का इंतजार किया था और उसके सो जाने के बाद उसकी उंगली का माप लेकर सूरज को भेजा था। कल दोपहर में जब गर्वित इस अंगूठी को देखा था तो वो कितना खुश था। अभी लंदन से उस अंगूठी को आए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि हालत पूरे के पूरे बदल चुके थे। अब उस अंगूठी को देखकर गर्वित को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि गर्वित तो उदासी के गलियारे में घूमने लगा था। गर्वित के मन की उदासी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गर्वित ने उस मखमल के बॉक्स को अपने हाथ में जोर से भींच लिया था। अब इसे गर्वित का गुस्सा कहें या फिर दिल में पनपा हुआ दुख, लेकिन जो भी था गर्वित को अब कोई खुशी नहीं दे रहा था। अगले ही पल गर्वित पीछे मुड़ा और अलमारी को बंद करने के बाद बिना किसी झिझक के उस मखमल के बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। उसके बाद आशना की तरफ देखे बिना ही गर्वित मास्टर बेडरूम से बाहर चला गया था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गर्वित ने बैठक कक्ष में दरवाजा खोला और अपने जूते पहनने के बाद बैठक कक्ष का दरवाजा बंद करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा था। जब गर्वित की नजर गार्डन पर पड़ी तो वहां मौजूद तरह तरह के फूलों को देखने के बाद गर्वित का दिल भी गार्डन गार्डन हो गया था और गर्वित को वो दृश्य दिखाई देने लगा जो उसने कल शाम सोचा था। आतिशबाजी, रंग बिरंगी लाइट और अमी मिश्रा, जिसको गर्वित ने खास आशना के लिए सूरज को बुलाने के लिए कहा था। गर्वित वास्तव में प्यार में पड़ गया था, लेकिन उस वीडियो ने गर्वित को अच्छा खासा चिता दिया था और अब गर्वित पूरी सावधानी बरतना चाहता था। गर्वित गार्डन को देख देख कर और पागल हो रहा था और अभी गर्वित को अपने आप को संभालना था, इसलिए गर्वित ने अपनी नजर गार्डन से हटाई और सीढ़ियां उतरते हुए पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ने लगा था। अपनी कार के दरवाजे को खोलते हुए गर्वित अपनी कार में घुस गया था। गर्वित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को सोचकर या देखकर परेशान हो रहा है। गर्वित ने वक्त जाया न करते हुए अपनी कार स्टार्ट की और छोटे राजमहल से बाहर निकल गया था। आज सड़क पर काफी कार घूम रही थी। भयंकर ट्रैफिक हो रखा था। गर्वित अपने ऑफिस नहीं जाना चाहता था और ना ही वो अपने किसी दोस्त से मिलना चाहता था। ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए गर्वित को करीब 45 मिनट हो गए थे। कभी गर्वित ने कार तेज चलाई तो कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से धीमे, लेकिन अंत में वो अपने दिमाग में सोची हुई मंजिल पर आखिर पहुंच ही गया था, 4 सीजन्स होटल। कार से बाहर निकलते ही गर्वित ने अपने कार की चाबी डोरमैन को थमा दी थी। 4 सीजन्स होटल में घुसते हुए गर्वित ने किसी को भी ग्रीड का कोई जवाब नहीं दिया था। सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ा और उसमें घुसने के बाद फ्लोर का नंबर दबाया और अपने प्राइवेट स्वीट में पहुंच गया, जहां वो हमेशा रुका करता था। अपने प्राइवेट स्वीट में घुसते ही गर्वित ने सबसे पहले सारे पर्दों को बंद किया, कमरे की सारी लाइट बंद की और पूरे कमरे में अंधेरा करने के बाद बिस्तर में घुसते हुए रजाई ओढ़कर सो चुका था। दूसरी तरफ आशना को नहीं पता कि वो कितनी देर उसी अवस्था में बिस्तर में पड़ी रही थी। उसे लग रहा था कि वो सो रही है, लेकिन वो सो नहीं रही थी। समय समय पर उसे खिड़की के बाहर से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, कुत्तों की भौंकने की आवाज और दूर से कई अजीब अजीब आवाजें उसके कानों में सुनाई दे रही थी। उन तरह तरह की आवाजों को सुनने के बाद आशना बिस्तर से उठना चाहती थी, लेकिन उसका पूरा शरीर टूट चुका था। उसने कई बार उठने की कोशिश की भी, लेकिन जैसे मानो किसी कार ने उसे ठोक दिया। उसकी हालत ठीक वैसी ही थी और अंत में अपनी सारी कोशिश से हार मानते हुए आशना बिस्तर पर उसी अवस्था में ही पड़ी रही थी। इन सभी चीजों के बीच में आशना को नीचे बैठक कक्ष में लगी विशाल घड़ी के मुंह से बार बार बजने की आवाज आ रही थी, लेकिन आशना ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब आशना ने अपने हल्के से होश संभाले तो इस बार आशना उस घड़ी की आवाज को सुन भी रही थी और गिन भी रही थी। घड़ी की आवाज 9, 10 और फिर 11 पर आकर रुक गई थी। तभी अचानक आशना ने अपनी आंखें खोली
कमरे में कोई लाइट नहीं थी। पूरा कमरा अंधेरा से सुशोभित था। आशना ने अपनी गर्दन घुमाते हुए खिड़की से बाहर देखा तो उसे छोटे राजमहल में रात को जलने वाली लाइट दिखा दी, जिसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी कमरे में आ रही थी। रात हो चुकी थी और आशना को पता भी नहीं चला था। कल रात से लेकर आज की रात तक आशना के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। इसके बावजूद उसे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन उसका गला सूख रहा था। उसे पानी की प्यास जरूर लग रही थी। आशना ने जैसे तैसे अपने आप को बिस्तर से उठाया और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंच चुकी थी। नौकर गोपाल की बीवी का देहांत 2 साल पहले हुआ था और आज उसकी बीवी की बरसी थी, इसलिए नौकर गोपाल अपने गांव गया हुआ था और छोटे राजमहल अब तक नहीं लौटा था। पूरे छोटे राजमहल में आशना अकेली थी और यह कहना गलत नहीं होगा कि आशना अपने जीवन में भी अकेलापन लेकर ही यहां से जाने वाली थी। चूंकि वो अकेली थी, इसलिए उसके पैरों की आवाज भी उसके कानों में गूंज रही थी। भोजन कक्ष का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था। गर्वित ने जब उस ग्रेनाइट टेबल को लात मारी थी तो वो टेबल दूसरी टेबल से भी जा टकराई थी। वहां पर आशना ने गार्डन से तोड़े हुए नए फूल रखे थे जो छोटे गमले में थे। उस लात की वजह से गमला भी टूट गया था और पानी न मिलने की वजह से बेचारे फूल भी मुरझा गए थे। पानी का एक पूरा ग्लास पीने के बाद आशना ने उस टेबल को अपने थके हारे शरीर के साथ वापस से अपनी जगह पर रखा। उसके बाद जमीन पर गिरे उन फूलों को उठाते हुए कूड़ेदान में डाला और फिर एक साफ कपड़े से टेबल को साफ करने लगी थी। आशना भोजन कक्ष से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी। न जाने आशना के दिमाग में कौन सा विचार उत्पन्न हुआ, लेकिन आशना ने तुरंत फ्रिज खोला और कल रात उसने जो भी व्यंजन बनाए थे उन्हें एक एक करके बाहर निकाला और सभी को कूड़ेदान में डालने लगी थी। उसके बाद आशना ने सारे बर्तन धोए और उन नई प्लेट्स को वापस से बर्तन रखने वाली अलमारी में डाल दिया था। भोजन कक्ष को और किचन को वापस पुरानी अवस्था में लाने के बाद आशना ने किचन से कचरे की थैली उठाई और छोटे राजमहल से बाहर निकलकर बाहर रखे बड़े कूड़ेदान में डालने के बाद वापस से मास्टर बेडरूम में आ गई थी। आशना ने बस हल्की फुल्की सफाई की थी, लेकिन आशना अपनी सारी ऊर्जा गवा चुकी थी। बिस्तर में घुसने के बाद आशना बिना हिले बस अपनी आंखें खोली लेटी हुई थी। उसी वक्त माधुरी के परिवार में बात करें तो डिनर करने के बाद माधुरी शावर लेकर बस अपने वॉशरूम से बाहर आई थी। जैसे ही उसके कदम ड्रेसिंग टेबल पर पड़े, उसने अपने फोन को एक साथ कई बार बजते हुए सुना। वो आवाजें व्हाट्सएप मैसेज की थी। एक साथ आई इतनी सारी आवाजों को सुनने के बाद माधुरी चौंक गई थी और उसके हाथ में पकड़ा तौलिया उसके हाथ से नीचे सरक गया था। माधुरी सीधा बिस्तर की तरफ बढ़ी जहां पर उसका फोन रखा हुआ था। माधुरी को एक वॉइस मैसेज आया था। माधुरी ने सबसे पहले उसे प्ले किया और उसमें से आवाज आई, माधुरी, जैसा कि तुमने बोला था, मैंने 2 लोगों को अलग अलग जगह पर तैनात किया है। एक को गौरी गुप्ता के घर पर लगाया और दूसरे को गर्वित के छोटे राजमहल पर। काम पूरा हो चुका है और उन दोनों ने मुझे पक्की खबर दे दी है। तुम्हें मैंने दोनों तस्वीर भेजी है। उन पर समय लिखा हुआ है जब उन तस्वीरों को लिया गया था। दोनों तस्वीरें आज रात करीब 11:30 बजे ली गई है और दोनों तस्वीरों में समय काफी कम है। तुम खुद देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। माधुरी ने उस दोनों तस्वीरों को उस वॉइस नोट के चलते चलते ही देख लिया था। एक तस्वीर कार में ली गई थी और पीछे गैलेक्सी अपार्टमेंट लिखा हुआ था। गौरी गुप्ता कार चला रही थी और संजना उसके पास वाली सीट पर बैठी हुई थी। दूसरी तस्वीर में क्या देखने वाली है माधुरी? सुनते